बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा चंद रोज में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा इसहाक डार के सामने रखा। इसी पे देखिए अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा चंद रोज में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत, सियासी मामलात इफ़ामत अफीम से हल करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने पर गुफ्तगू की गई, जबकि इसहाक डार ने सदर मुमलिकत को मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा इसहाक डार के सामने रखा। दूसरी जानिब जारी एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुल्क की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल बिलखसूस गैर मराद याफ्ता आबादी और सैलाब मुतासरीन के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान खजाना और मईशत से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करना चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौजूदा हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम करके मुसल्लह अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो कि इनके केसेस ख़त्म करे और फिर इन्हें इक़्तिदार में लाए। इमरान खान ने कहा कि इनकी बैकडोर राब्तों के सिलसिले में किसी के साथ लाहौर में मुलाकात नहीं हुई। सदर अलवी के साथ मुलाकात ज़रूर हुई है, मगर इस मुलाकात का वाहिद एजेंडा जल्द शफाफ इंतखाबात था। इमरान खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तकर्री चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तर्ज पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो आइंदा सिर्फ बाइख्तियार हुकूमत लेंगे। ये नहीं हो सकता कि जिम्मेदारी किसी के पास हो और इख्तियार दूसरे के पास। आइंदा इंतखाबात के बाद सियासी जमातों से इत्तेहाद मुमकिन है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। एक बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की क़यादत के मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए, इससे इदारे को नुकसान पहुँचेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान का नया यूटर्न खुशाइंद है कि कल कोई अमरीकी साजिश हुई ना आज ऐसा है। वो अपने बयानिए से मुकर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था आर्मी चीफ की तैनाती का सवाल मुतल्लिका वजारत से पूछा जाए। वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया कि 1 साल में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, इससे मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। खान की लेटेस्ट यू टर्न है, उसको हम वेलकम करते हैं। और जैसे खान साहब ने पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होते हैं, तो ये यू टर्न भी अच्छा है। ना कल कोई अमरीकी साजिश था, ना आज कोई अमरीकी साजिश है, और बहुत ही अच्छी बात है कि खान साहब इस बात से भी मुकर चुका है। जहाँ तक आर्मी चीफ की तैनाती की बात है, मेरा ख्याल में इसमें वज़ीर ख़ारजा का कोई रोल नहीं है। रीजनल चेंजेस के बाद इस पिछले 1 साल में एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के हमले में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दहशतगर्दी के वाक़ये मुसलसल हो रहे हैं, हमारे हुकूमत आने से पहले भी हो रहे थे। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़ये के इजाफे हुए हैं। अपना पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का पॉलिसी रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, उसको भी शायद इन कैमरा हमें रिव्यू करना चाहिए। इसलिए वी कांट अफोर्ड अ रिटर्न। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं। लंदन में बैठे शख्स को अपनी ज़ात की फ़िक्र है, वो मुल्क में इलेक्शन नहीं कराएगा। उनका कहना था मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मेरे ख़िलाफ़ कोई करप्शन केसेस नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब जारी था। ये जो नवाज शरीफ बैठा हुआ है वहाँ, सारे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। सारे मुल्क को पता है कि आज इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस दलदल से निकलने के लिए। आज नवाज शरीफ इलेक्शन करवा नहीं रहा, एक वजह से मुल्क की नहीं वो उसको फिक्र, उसका तो पैसा ही बाहर पड़ा है।
وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا، اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا، اس لیے نہیں کروا رہا۔ اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے، اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے، اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائیں؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ باقی ان لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں، کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے، اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی۔ آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو، کسی طرح بھی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے۔ اس کے بعد اس نے کہنا ہے میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو۔ یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے۔ تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا، اس نے الیکشن نہیں کروانا ہے۔ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا، اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن، میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں ہماری حقیقی آزادی کی مارچ میں۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل سامنے آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ گھڑی بیچنے والا حقیقی آزادی مارچ کا شور مچا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو جواب تو دینا ہی ہوگا، اگر آپ FIR نہیں کٹوا سکتے تو اپنی حکومت توڑ دیں، آپ کی ضد تکبر کے مطابق قانون نہیں چل سکتا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ واضح کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھڑی بیچنے والا حقیقی آزادی مارچ کا شور مچا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ناکام ہو چکا، عمران صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اگر آپ FIR نہیں کٹوا سکتے تو اپنی حکومت توڑ دیں، آپ کی ضد اور تکبر کے مطابق قانون نہیں چل سکتا۔ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب آپ کو جواب تو اب دینا ہی ہوگا، اگر آپ FIR نہیں کٹوا سکتے تو اپنی حکومت توڑ دیں، آپ کی ضد اور تکبر کے مطابق قانون نہیں چلے گا۔ گھڑی بیچنے والا حقیقی آزادی مارچ کا شور مچا رہا ہے، مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ناکام ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں محتاط ہیں، لیکن بالکل اسی طرح اپنے احکامات کے خلاف ورزی روکنے کے لیے بھی محتاط ہیں۔ عامر سعید عباسی رپورٹ کریں گے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، عدالت کا وزارت داخلہ کا متفرق جواب اور USB کی کاپی عمران خان کو فراہم کرنے کا حکم۔ توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں محتاط ہیں، لیکن بالکل اسی طرح سپریم کورٹ اس بارے میں بھی محتاط ہے کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ عمران خان سے کہیں قانون کی پاسداری کریں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ وزارت داخلہ کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ ثابت ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کا ہدف ڈی چوک جانا تھا، موبائل سروس بند نہیں تھی۔ لانگ مارچ کے کنٹینر سے تواتر سے سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور پوسٹ ہوتی رہی۔ عدالتی آرڈر کچھ دیر کے بعد سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گیا تھا۔ CDR سے پتہ چل جائے گا موبائل کس جگہ سے آپریٹ ہوا، عدالت مناسب سمجھے تو CDR منگوا لے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان سے حکومت کی جانب سے جمع شدہ دستاویزات پر جوابی موقف طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان، بابر اوان، فیصل چودھری نے اپنے جواب داخل کر دیے ہیں۔ وزارت داخلہ سمجھے تو فریقین کے جواب پر جواب الجواب جمع کرا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے درخواست کی کہ PTI پھر لانگ مارچ لے کر آ رہی ہے، ان کو پرامن رہنے کی ہدایت کر دیں اور قانون کا پابند بنائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں ایسا آرڈر نہیں پاس کر سکتے۔ سلمان اکرم راجہ اپنے موکل سے کہہ دیں جو کرنا ہے قانون کے مطابق کریں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں بلدیاتی الیکشن 2 ماہ میں کرانے کا حکم دے دیا۔ 14 نومبر کو عدالت نے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے لیاقت علی رانا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات مسلسل تاخیر کا شکار۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت عالیہ کا الیکشن کمیشن کو 2 ماہ میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے چیف سیکرٹری سندھ کو سیکیورٹی اور دیگر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات دیں۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو 3 دسمبر تک بلدیاتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان کرنے کا
हुक्म दिया। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि अब इलेक्शन जल्द होने चाहिए। ये 4 हफ्तों के बाद 4 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला जो भी ये इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस होगा चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आने वाले इलेक्शंस को जो है पूरे शहर कराची में जीतेगी, हैदराबाद में जीतेगी। इन दोनों जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है कराची के अंदर मेयर आएगा। अब हतमी ऐलान होना चाहिए और फरार के सारे रास्ते बंद करने चाहिए। सिंध हुकूमत को और MQM वगैरह को भी साजिशी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, साजिशें नहीं करनी चाहिए कराची की और सिंध के आवाम के खिलाफ। अदालत ने MQM की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कानून साजी की जाए। अदालत आलिया ने करार दिया है कि सैलाबी सूरत हाल या सिक्योरिटी के बायस बल्दियाती इंतखाबात को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले में अदालत ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। आज़ाद कश्मीर के माहौलियाती मसाइल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सरकारी इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कारकर्दगी न होने के बराबर है। तकील हसन की रिपोर्ट देखिए। जाबजा कूड़े के ढेर, सब्ज दरख्तों की कटाई, धुआं उड़ाती गाड़ियां, दरियाओं, कुदरती चश्मों का सेवरेज मिला पानी और गर्दो गुबार से अटी फिजाएं माहौलियाती मसाइल का सबब बनने वाले अवामिल अब दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में घर कर चुके हैं। अदालत तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात कागज़ों की हद तक है। इनका सबसे पहला काम यह है कि लोगों के अंदर माहौलियात के हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी, लेकिन ये वर्कशॉप वगैरह करते हैं TADA बनाने के लिए। आज तक हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरी कोई नहीं देखी है। ना यहाँ दरख्तों की नशोनुमा पे तवज्जो दी जाती है, ना दरख्तों की शजरकारी पे तवज्जो दी जाती है। यहाँ हमारे मुजफ्फराबाद शहर जो है इसके इर्द गिर्द में इतने क्रश प्लांट्स लगे हुए हैं कि यहाँ लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे EPA मुख्तलिफ इशूज़ पे अभी भी कोर्ट में मौजूद है। जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है उनके मुताबिक अब क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अब बेसिकली हम एडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके साथ मुवाफ़क़त पैदा करनी है। मुवाफ़क़त किस तरीके से पैदा करनी है ये काम देखने की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर में माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने और मौजूद कवानीन पर अमल दरामद के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के तहत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कायम है। ये इदारा अमलन दफातर की हद तक महदूद अफसरान समेत अमले की तनख्वाहों और मराद का बस एक जरिया ही बनकर रह गया है। हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशतर ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनके अंदर काम करने वाले अफराद मतलूबा अहलियत के हामिल नहीं होते। जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है उसके लिए जो एजुकेशन है वो उनकी उस फील्ड से वो रेलिवेंट नहीं होती। तो ये एक बुनियादी वजह है कि जो अदम अहलियत के लोग हैं जिनके अंदर वो मतलूबा अहलियत नहीं है उन पोजीशंस के ऊपर वो बैठे होते हैं और वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते जो उनके मनसब के तकाज़े हैं। दूसरी जानिब इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अफसरान इलाके के किसी भी माहौलियाती मसले पर मौक़िफ़ या जवाबदेही के अमल को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के मंजूरी के साथ मशरूत करके अपनी नाक़िस कारकर्दगी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सिर्फ 17 मुलाजमीन की सालाना 3,11,25,000 रुपए की तनख्वाहें और दीगर मराहत सरकारी खजाने से निकाली जाती है। आज़ाद कश्मीर में जहाँ माहौलियाती मसाइल का सबब बनने वाले अवामिल में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं इन पर काबू पाने के लिए कायम इदारों के हुकाम महज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। दुनिया भर से खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़।